मैं कल वाली बात जरा रिवाइज कर रहा हूँ। Faraday's law of electromagnetic induction। Faraday law of electromagnetic induction क्या है? देखें इधर, हमारे पास Faraday लॉ ये कहता है Faraday लॉ हमारे पास ये कहता है कि अगर हमारे पास किसी भी क्लोज लूप ऑफ द सर्किट में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं तो वो तो कहलाएगा उस क्लोज लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन अगर हम मैग्नेट को मूव करते हैं कॉइल की तरफ या कॉइल से दूर, तो फिर क्या होता है, इस रिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद कम या ज्यादा होती है। जैसे ही इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो इसके अंदर क्या पैदा हो जाती है, इस रिंग के अंदर ईएमएफ पैदा होती है। और उसका हमें कैसे पता चलता है, हमें इस तरह से पता चलता है कि अगर गैल्वानोमीटर कनेक्टेड होगा तो इसके अंदर एक करंट फ्लो होता हुआ हमें महसूस होगा। फिर हमने ये कल साथ ये देखा था कि जितना हम तेजी से इसको मूव करके लेके जाते हैं, यानी इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जितना तेजी से चेंज होता है उतनी इसमें ईएमएफ जो पैदा होगी वो ज्यादा होगी, या करंट भी क्या होगा उसी लिहाज से ज्यादा होगा। अगर हम स्लो मूव करके लेके जाते हैं, ज्यादा टाइम में थोड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो फिर ईएमएफ की वैल्यू कम होती है। तो फेराडे लॉ हमारे पास क्या कह देता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड in a closed circuit या in a circuit is directly proportional to rate of change of magnetic flux through the circuit। यहाँ पर कॉइल है तो कॉइल लिख दें, यहाँ पर सर्किट की बजाय कॉइल भी लिख सकते हैं। अब जरा यहाँ पर जो है इसको हमने मैथमेटिकली कैसे लिखा था कि ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ आएगी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो ये आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन यहाँ पर एक टर्न है, अगर दो टर्न्स हो जाएंगी तो हमारे पास वही फ्लक्स जो होगा, जो एक में से अगर पास हो रहा था तो 10 लाइनें पास हो रही थी, जब दो होगा तो दोनों को मिला के 10 और 10 कितनी हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी। तो उसका फ्लक्स का चेंज भी जितनी टर्न्स है उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। तो अगर हम ये कहें कि ये कॉइल जो है हैविंग एन टर्न्स, तो फिर हम इसी बात को ऐसे लिखते हैं, ई इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम इक्वल में चेंज करते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी के आता है, के एन डेल्टा फाइव बी ओवर डेल्टा टी। यहाँ पर आप लोगों को कल मैंने ये बताया था कि इन एस आई यूनिट्स के की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास 1 आ जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी। लेकिन इसको हम लिख कैसे सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव बी ओवर डेल्टा टी। नेगेटिव साइन जो है ये इस ई एम एफ के नतीजे में सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करता है उसके लिए हम ये रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के लिए। और इसको कौन एक्सप्लेन करता है, अलहदा से लॉ एक्सप्लेन करता है, जैसे हम क्या कहते हैं, लेंजेस लॉ कहते हैं। तो नेगेटिव साइन हमने यहाँ पर जबरदस्ती पुट किया
और नेगेटिव साइन ज़बरदस्ती क्यों पुट की है, क्योंकि इसके साथ हमने रिलेट करना है जो सर्किट में करंट पास करेगा, जो करंट इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो के लिए, और इसे एक अलहदा से लॉ एक्सप्लेन करता है जिसे हम लेंज़र लॉ कहते हैं, जिसे हम अलहदा से पढ़ेंगे। कल थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस किया था लेकिन अभी थोड़ा सा रहता है। ठीक हो गया, ये मैंने कल वाली बातें रिवाइज कर दी। अभी ये जो क्या नाम है अपने हन्नान का, इसने कुछ बोला है फैराडेज लॉ एप्लीकेशन इन सिस्मोमीटर सिस्मोलॉजी। इसी को हम जरा पढ़ते हैं। आप लोगों को नजर आ रहा है सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अर्थक्वेक या स्क्रीन ही नजर आ रही है? हाँ सर। चलें, मेरे ये बंद करना पड़ेगा एक दफा। चलें जी, ये ले, अभी तो नजर आ रही है ना फैराडे लॉ एप्लीकेशन इन सिस्मोमीटर, नजर आ रहा है? यस सर। चलो जी, सिस्मोमीटर क्या होता है, सिस्मोलॉजी क्या होता है? सिस्मोलॉजी होता है टू स्टडी द अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करना, उनके बिहेवियर को मेजर करना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास सिस्मोलॉजी कहलाता है। और वो डिवाइस जो वो कहते हैं जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बताते हैं रेक्टर स्केल पर, यानी ग्राफ के लिए, उसके लिए जो ग्राफ इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं रेक्टर स्केल। ठीक है, तो उस रेक्टर स्केल पर वो जो इंटेंसिटी मेजर की जाती है, वो जिस डिवाइस से मेजर की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्मोमीटर कहते हैं। दैट इज कॉल्ड सिस्मोमीटर। ये हमारे पास सिस्मोमीटर। ठीक है जी, डिवाइस यूज फॉर मेजरमेंट एंड डिटेक्शन ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोमीटर। मैं इसको यहाँ से रीड करता हूँ, साथ साथ आपका जो क्वेश्चन होगा वो मेरे से पूछ सकते हैं। अर्थक्वेक में क्या होता है आप लोग जानते हैं कि, आप लोग जानते होंगे, बल्कि मुझे यकीन है जानते हैं। आप लोगों ने वो प्लेट्स का नाम सुना होगा कि अर्थ सरफेस जो होती है दैट कंसिस्ट ऑफ द ह्यूज रॉक प्लेट्स। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो अर्थ की सरफेस हैं वो ऐसी प्लेट्स पर मुश्तमिल होती हैं, छोटे छोटे वो जो प्लेट्स होती हैं, यानी मैं कैसे बताऊं, अर्थ की क्रस्ट के ऊपर ऐसे क्या हो जाती हैं, उसकी प्लेट्स होती हैं। अब क्या है, आपको पता है कि ज़मीन का एक हिस्सा वो भी ऐसी प्लेट्स पर मुश्तमिल होगा, फिर ढेर सारा ज़मीन के ऊपर पानी है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ऐसी किसी और साइड की जो प्लेट्स होती हैं वो हमारे पास ऐसे ही, और ये आपस में करीब करीब है, तो ये सदियों में एक दूसरे के साथ क्या आ रही होती है, एक दूसरे के करीब आ रही होती है। मसलन मसलन आप लोगों को ऐसे एग्जांपल दूं, है तो ज़रा बिल्कुल बचगाना सी एग्जांपल। वो ये एग्जांपल है कि जैसे अगर आपने बचपन में घर वालों को आटा गूंथते देखा होगा, अम्मी को, बहनों को, खुद भी गूंथते होंगे। ठीक है, तो आटा बिल्कुल अगर ऐसे प्लेन पड़ा हुआ है सरफेस के ऊपर, ठीक है, आप दोनों साइडों से क्या करें, उसको ऐसे पुश करें, ऐसे मूव करें, आटा जो जिस बर्तन में उसमें साइडों से अपने हाथ ऐसे डालें, वो मूव करें, दरमियान में ऐसे पहाड़ी सी बन जाएगी, माउंटेन बन जाएगा। क्यों भाई हन्नान, क्या चांस है ऐसा? यस सर। तो सेम ये जो हमारे एशिया में जो बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं, K2 है, माउंट एवरेस्ट है, ये कोह कराक्रम है, वो आप लोग अक्सर सुनते हो पाकिस्तान में ज़्यादातर ज़लज़ले वो आ रहे होते हैं, को हिंदूकश से आ रहे होते हैं, वो काज़ाकिस्तान में भी उसकी सीरीज़ है, पाकिस्तान में भी है, ईरान में भी है। तो ये सारे जो हैं ये इसी वजह से हैं। बाकी एरिया में तकरीबन वो प्लेयर्स का आपस में मिलना बंद हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन इस हमारे एशिया के अंदर अभी वो जो नीचे जो प्लेयर्स हैं
जो जमीन के बड़े बड़े टुकड़े आपस में हैं वो ऐसे एक दूसरे की तरफ मूव करें, एक दूसरे से हिट करते हैं, ठीक है। उनके हिट करने के नतीजे में वहां पर एनर्जी जनरेट होती है, और वो एनर्जी की क्या होती है, फिर हमारी सरफेस में से रिलीज होती है। अब वो रेडिएशन की फॉर्म में हो सकती है, साउंड की फॉर्म में होती है, वाइब्रेट करती है सरफेस, और फिर वो एनर्जी हमारे अंदर से रिलीज हो जाती है। ठीक होगी बात। जब वो एनर्जी रिलीज होती है तो वाइब्रेशन होती है, सरफेस वाइब्रेट करती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, अर्थक्वेक कह देते हैं। अर्थक्वेक हर जगह पर आ सकते हैं, जमीन पर आते हैं, हम यहाँ पर महसूस करते हैं, पहाड़ों में भी होते हैं। जो मेन रीजंस हैं वहाँ पर ज़्यादातर प्लेट्स वहीं पर पाई जाती हैं, माउंटेन एरिया में। फिर ओशियंस में होते हैं, ये जो सुनामी का लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा, तो सुनामी अर्थक्वेक के अंदर, ओशियंस के अंदर जो अर्थक्वेक आते हैं उनकी वजह से पैदा होती है, फिर बड़ी बड़ी पानी की वेव्स बन जाती हैं जिन्हें हम सुनामी कह रहे थे। सिस्मोमीटर इज यूज टू डिटेक्ट द अर्थक्वेक, ठीक है। प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता अर्थक्वेक कि कहाँ पर क्या ऐसा होना है, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में कौन से एटम ने डिके होना है ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसी तरीके से यहाँ पर भी अर्थक्वेक जहाँ पर आना है, किस एरिया में पे आना है, किस जगह पर आना है, ये डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये दो तरह के सिस्मोमीटर्स हैं, एक पुराने वाले, एक नए वाले। दोनों ही वैसे अब तो पुराने हो गए। एक कहलाते हैं इनर्शियल सिस्मोमीटर, दूसरे कहलाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप सिस्मोमीटर। वो ये सेकंड टाइप ही है, जिसकी वजह से हम इसे फैराडे लॉ की एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं। इनर्शियल टाइप सिस्मोमीटर क्या होते हैं, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कह देते हैं, एक चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में तो मोशन में रहेगी। कब चेंज होगी, जब तक उस पर कोई बायस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो अगर एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है हमारे पास, इसके साथ ये मैंने एक हैवी मैस अटैच की हुई है, इसके साथ एक पॉइंटर भी है। अब ये रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। अगर यहाँ पर अब एक ग्राफ पेपर है ऐसे, ये पॉइंटर उसके साथ टच कर रहे हैं, अब क्या है कि अगर हल्की सी भी वाइब्रेशन होगी तो ये मैस स्प्रिंग सिस्टम ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो ये पॉइंटर जो है ये इस ग्राफ पेपर पर ऐसे ऊपर से नीचे मूव करता रहेगा। अब ये ग्राफ पेपर भी क्या होता है, ये रोटेटेबल है, ये रोटेट कर रहा होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। तो जब तक अर्थक्वेक नहीं आता तो इसके ऊपर क्या होती है, हमारे पास ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनती है, यानी इसमें कोई खास वाइब्रेशन नहीं हो रही। तो ग्राफ पेपर अगर हम देखेंगे तो ऐसी ही लाइन बनी होगी ऐसे ऐसे। लेकिन जब अर्थक्वेक आता है, ये मैस स्प्रिंग सिस्टम वाइब्रेट करता है, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे नीचे ऐसे ग्राफ बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, अगर कम ज्यादा हो रहे हैं। तो अब ये जो हमारे पास है अलोंग वाई एक्सिस, इसकी कितनी इंटेंसिटी है, उसके लिए जो स्केल बनाया जाता है उसे हम क्या कह देते हैं, रेक्टर स्केल कहते हैं। वो बात समझ में आ गई, ये इनर्शियल टाइप सिस्मोमीटर समझ में आया। मैं जरा अगर नीचे ले जाऊं, यहाँ पे डायग्राम भी बनी होगी, ये देखो, ये क्या है, ये मैस स्प्रिंग सिस्टम है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये मैस स्प्रिंग सिस्टम है। ये मैस स्प्रिंग सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ पेपर है, रिकॉर्डिंग ड्रम लिखा हुआ है, इसके ऊपर ग्राफ पेपर भी लगा हुआ है। अब क्या होता है कि जब तक हमारे पास अर्थक्वेक नहीं आएगा तो इसका ये जो पॉइंटर होगा, यहाँ पर एक पॉइंटर होता है जो पेपर के साथ अटैच होता है, ये यहाँ पर लिखे, ये रिकॉर्डिंग पेन लिखा हुआ है, तो ये क्या रहेगा, ये एक ही जगह पर रहेगा, ठीक है, ये एक ही जगह पर रहेगा। लेकिन जैसे ही अर्थक्वेक आ जाता है तो हमारे पास ये क्या करेगा, ये मैस स्प्रिंग सिस्टम ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है। जब ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा तो पेपर के ऊपर भी क्या बनेगी, यहाँ पर पेन की वजह से एक बड़ी लाइनें ऊपर नीचे बनेगी, जो हमारे पास क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड जिसको हम स्टडी करके क्या करेंगे, उसकी इंटेंसिटी बता सकते हैं। क्लियर हो गई बात? लड़कों बोलो जल्दी से, क्या समझ आ गई ये बात? यस सर। दूसरा जो है
अब मैं इसको अगर क्लियर कर दूं, दूसरा जो हमारे पास अब है वो है ये जो फैराडेज लॉ को इस्तेमाल करता है। मैं अब सादा सा अगर बताऊं, यहां पर जरा देखें कि क्या होता है हमारे पास। सादा सा फर्ज कर लें, दोनों की सूरत हाल हो सकती हैं। ये मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल, दरमियान में हमारे पास यहाँ पर एक कॉइल सस्पेंडेड है। ठीक है, ऐसे स्प्रिंग के साथ समझ लो ये हमारे पास कॉइल है। ठीक है, ये हमने ऐसे बनाई हुई है, आगे गिलवानोमीटर वगैरह यहाँ पर अटैच होगा। अब अगर अर्थक्वेक नहीं आ रहा तो ये कॉइल भी रेस्ट में है, मैग्नेट भी रेस्ट में है, और इसकी जितनी भी लाइनें इसमें से पास होनी है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स तो होगा, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो ये पूरा जो सरफेस है ये वाइब्रेट करेगी, कॉइल भी वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज अब जीरो नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ईएमएफ पैदा होगी। ईएमएफ के नतीजे में यहाँ पे क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा तो उसको हम वो क्या कर देते हैं, अपने सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वगैरह को दिए होते हैं, वो उस करंट को मुताबिक या वोल्टेज के मुताबिक वहां पर ग्राफ बना देता है, जिसको हम स्टडी करके उसकी इंटेंसिटी बता सकते हैं। आसान सी बात है। और बात समझ आ गई? और बात समझ आई है? जी सर, जी सर। या कोई नहीं समझ आई? Here, an example of a very, very primitive hardware store seismometer. These are all components that you can buy in a hardware store or an electronics store. The main part is this boom here, and that boom is suspended on two springs. These are these two little strings that you see going up and down like a triangle. And when the ground starts shaking in this direction, then this boom would move back and forth like I'm inducing now. And we have a set of magnets in this part and a copper plate and copper wires in the copper colored part, which is the actual mass. And when you look at some of the basic laws of physics, you know that when you have an electric conductor, then run it through another during an earthquake. The desk shook in the same way, moves. The mass moves due to the shaking that I induced. And we can see the shaking here on the screen after it went through the digitization process. बात समझ आ गई है लड़कों? अब इसमें होता क्या है, जरा रीड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इधर से भी समझ आ जाए क्या होता है। ये देखें कि इट इज बेस्ड, सॉरी ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप्स में क्या होता है। दिस काइंड ऑफ सिस्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी फैराडे लॉ के मुताबिक वो अपना काम करता है। इसमें क्या होता है, इट ट्रांसफॉर्म्स रिसीव्ड वाइब्रेशन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। इसमें होता क्या है, जो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास जब कोई अर्थक्वेक आएगा, वाइब्रेशन होगी, अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो जैसे भी हो, हमारे पास या तो मैग्नेट मूव करेगा या कॉइल मूव करेगी। असल बात क्या है कि जब मैग्नेट और कॉइल के दरमियान रिलेटिव मोशन होती है, या तो वो एक दूसरे के करीब आ रहे हो या दूर जा रहे हो, लेकिन अहम बात क्या, इस सारे के नतीजे में उनके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, तो फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे लॉ के मुताबिक उसमें ईएमएफ पैदा होगी, वोल्टेज पैदा होगा। तो वो क्या कर रहा है कि सिस्टम में जो भी वाइब्रेशन आ रही है उसको वोल्टेज में चेंज कर रहा है। इट ट्रांसफॉर्म्स रिसीव वाइब्रेशन एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। During earthquake, the relative motion between the magnet and the coil induces an EMF in the coil that is proportional to the velocity of the relative motion. जितना ज्यादा ये मैग्नेट और कॉइल के दरमियान relative velocity ज्यादा होगी, तेजी से होगी, उतना ज्यादा EMF ज्यादा पैदा होगी।
और रिलेटिव वेलोसिटी कब ज्यादा होनी है, कब फास्ट होनी है, कब उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होनी है, जब अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ज्यादा होनी है। इसका मतलब जितनी ईएमएफ ज्यादा जनरेट होगी उतना हमारे पास जो अर्थक्वेक है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, उसका वो ज्यादा, हम क्या कहते हैं, ज्यादा जोर से वो अर्थक्वेक आया होगा, उसकी रेक्टर स्केल पर वैल्यू ज्यादा होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ, ये लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट यूज एंड नंबर ऑफ द टर्न्स इन द कॉइल। अब लाजिम बात है जितना हम ज्यादा वो टर्न्स यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जितनी स्ट्रांग यूज करेंगे, उतनी ज्यादा ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उतना ज्यादा हमारे पास ईएमएफ जनरेट होगी। और ईएमएफ जितनी ज्यादा जनरेट होगी वो साथ इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि कितनी ज्यादा रिलेटिव मोशन है। इन प्रैक्टिस आइदर द मैग्नेट और द कॉइल कैन बी अटैच्ड to the inertial mass. In commercial the magnet is often used as the inertial mass. क्या किया जाता है, inertial mass का मतलब जो अपने आप को रेस्ट में रख सके। तो हमारे पास या तो मैग्नेट रेस्ट में रखा जाता है या हमारे पास कॉइल को रेस्ट में रखा जाता है, कोई एक मूव करते हैं इन दोनों में से, या तो मैग्नेट को मोशन में रखा जाता है, जैसे वीडियो आप लोग ने देखी, वो जो हमारे उस्ताद थे वो क्या कर रहे थे, उनमें उनके केस में मैग्नेट मूव कर रहा था और ऊपर कॉइल रेस्ट में थी। और अगर हम कॉइल को, मैग्नेट को एक जगह पर फिक्स रख दें, जैसे आपकी बुक वाली एग्जांपल, मैग्नेट अपनी जगह पर फिक्स रह गया, कॉइल ऊपर से वाइब्रेट करे, तो फिर हमारे पास वो क्या हो जाएगा, तब भी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इन द सर्किट। ठीक हो गया, ये हमने पढ़ लिया। हाँ भी हनान, आपका गुजारा चल जाएगा? यस सर। चलें अब हम आगे बढ़ जाते हैं। जी देखें, मेरा आप लोगों से ये सवाल है, जी लेंज़ेज़ लॉ, लेंज़ेज़ लॉ के बारे में मैंने क्या बताया था? लेंज़ेज़ लॉ के बारे में मैंने ये कहा था कि इट गिव्स, इट इज यूज्ड टू, ऐसे कहते हैं, इट इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस करंट की डायरेक्शन मालूम करने के लिए जो सर्किट में पैदा होगा। और इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या है, वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is such that it opposes the cause which produces it. इसके लिए मैं क्या कह देता हूं, एक लफ्ज बोलता हूं कि ये जो इंड्यूस करंट है, ये जो इंड्यूस करंट है, ये हमारे पास क्या है, नाफरमान औलाद है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टेटमेंट कह रही, जो साइंटिस्ट लेंज ने कहा था, लेंज साइंटिस्ट का नाम है, उसने कहा कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसे होती है कि जो चीज उसके पैदा होने की वजह बनती है उसी की ही मुखालफत करता है, अपने अब्बे कोई दो लतियां मारता है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। आप लोग मुझे अब हेल्प करते चले जाएंगे। सबसे पहले फैराडे लॉ क्या कहलाता है? फैराडे लॉ ये कहता है कि जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वहां पर क्या पैदा होगी, ईएमएफ। जी लड़कों बोलते जाना,
जिसको आता है वो जल्दी से बोल दे। जब इस मैग्नेट को मैं इस कॉइल के करीब लेके जाऊंगा, कोई बोले मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद वही रहेगी, कम होगी या सॉरी वही रहेगी या चेंज हो जाएगी? चेंज होगी सर। चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कम होगी या ज्यादा होगी जब मैं इस मैग्नेट को करीब लेकर आऊंगा? ज्यादा होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, शाबाश। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज भी होगा और ज्यादा भी होगा। अब फैराडे लॉ के मुताबिक इसमें ईएमएफ पैदा होगी। ईएमएफ पैदा होगी यानी वोल्टेज पैदा होगा, तो वोल्टेज के नतीजे में यहाँ पे करंट फ्लो होना चाहिए। अगर ये रिंग कंडक्टर हुआ, इस वोल्टेज के नतीजे में करंट फ्लो होगा। अगर ये हमारे पास रिंग प्लास्टिक हुआ, इंसुलेटर हुआ, तो फिर वोल्टेज तो पैदा होगा लेकिन करंट पैदा नहीं होगा। यानी करंट की वैल्यू सिर्फ ईएमएफ या वोल्टेज पे नहीं डिपेंड करती, बल्कि मटेरियल पे भी डिपेंड करती है जिस मटेरियल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्लियर होगी बात? तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ मेरे प्यारों कि जब मैं मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लेकर आता हूँ, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स आप लोगों ने मुझे बताया चेंज हो गया, फिर उसमें ज्यादा हो गया। उसके नतीजे में अब क्या होगा? ओम्स लॉ के मुताबिक ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जब ईएमएफ है तो यहाँ पर करंट भी फ्लो करेगा बिकॉज इट इज कंडक्टर। अब करंट की डायरेक्शन दो तरह की हो सकती है। करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी हो सकती है और करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है इन दिस रिंग। ठीक हो गया? अब वो हम कैसे मालूम करें, वो हमने देखना है। तो अब क्या कहते हैं? इट अपोजेस द काज विच प्रोड्यूसेस इट। तो यहाँ पर काज है मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। फिर उसके बाद आगे किसकी वजह से है? मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने की वजह से। तो यहाँ पर इंड्यूस करंट ऐसा आना है कि उसने मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ने से रोकना है। फ्लक्स बढ़ने की वजह क्या है? मैग्नेट की मोशन है। फ्लक्स बढ़ने की वजह क्या है? मैग्नेट की मोशन है टुवर्ड्स द कॉइल, मोशन टुवर्ड्स द कॉइल। तो अब यहाँ पर जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, उसके अंदर ईएमएफ पैदा होगी, करंट पैदा होगा। तो यहाँ पर उसने उस फ्लक्स को बढ़ने से रोकना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा? कंडक्टर इस कॉइल में करंट पास होगा, कॉइल में करंट पास हो तो इसके अपने अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल इधर आएगा और साउथ पोल इधर आएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि ये जो मैग्नेट है जो राइट साइड पर मूव कर रहा है, इस साइड पर मूव कर रहा है, ये हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। फ्लक्स बढ़ेगा तो इसके अंदर क्या पैदा होगी? ईएमएफ। ईएमएफ के नतीजे में करंट, और कॉइल में से करंट पास हो, सिलेंड्रिकल कॉइल में से, सोलिनॉइड में से जब करंट पैदा हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड का अपना एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। सोलिनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। ठीक है? तो अब उसकी मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल किधर होना है और साउथ पोल किधर होना है, उसके लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा किसका? लेंजेस लॉ का। लेंजेस लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसे होनी है कि उसने हमने काज को अपोज करना है। तो काज क्या है? मैग्नेट का कॉइल के करीब आना। तो उसने कॉइल को, मैग्नेट को कॉइल के करीब आने से रोकना है। इसलिए वो यहाँ पर क्या जनरेट करेगा? नॉर्थ पोल, और दूसरी तरफ क्या जनरेट करेगा? साउथ पोल। ठीक है? तो अब आपके पास एक है राइट हैंड रूल। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, thumb is in the direction of north pole, then curling finger in the direction of magnetic field। तो अगर थंब हमारे पास नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में है, ये थंब हमारे पास नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में है, तो ये जो हमारी कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो किसकी डायरेक्शन में होंगी? करंट की डायरेक्शन में होंगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर करंट होगा इसके अंदर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट विल बी इन दिस कॉइल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ भाई, ये बात समझ आई है? यही बात समझने वाली थी। क्या समझ आई है? जल्दी से बोलो यार। जी सर। यस सर। चलें अब जरा देखो, एक और बना लेते हैं। जल्दी बन जाए यार। अब मैं इसी नॉर्थ और साउथ पोल को, मैग्नेट को दूर लेके जा रहा हूं, ऐसे दूर लेके जाऊंगा।
ठीक है। अगर मैं इसे दूर लेके जाऊं तो अब मुझे ज़रा बताएं मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके अंदर इसकी मैग्नेटिक लाइंस पहले पास कर रही थी, अभी भी जब दूर लेके जा रहे हैं कुछ पास करेंगी कुछ नहीं करेंगी। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, जल्दी बोलो, शाबाश। सर हो रहा है और कम हो रहा है। और कम हो रहा है, शाबाश। और उसके नतीजे में क्या पैदा होगी, ईएमएफ। ईएमएफ। सर वो भी ईएमएफ कम, के उसमें भी ईएमएफ के चेंजिंग कम नतीजे होगी। में नहीं, ईएमएफ पैदा होगी, कम या ज्यादा की बात ही नहीं है। ईएमएफ आपने बोल दिया, मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा, डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, बढ़ेगा या कम होगा, उससे क्या होगा, कोई फर्क नहीं है। अगर मैग्नेट को राइट साइड पे मूव करूं, बड़ा भी पांच पांच टर्न्स है इन 1 सेकेंड, 5 लाइंस इन 1 सेकेंड, और दूर लेगा तब भी 5 लाइंस पर सेकेंड हमारे पास चेंज हुई है, तो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू सेम पैदा होगी। ईएमएफ की वैल्यू मैग्नेट के करीब या दूर लाने से उस पर नहीं है, वो डिपेंड कर रही है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज होता है इन यूनिट टाइम। ये बात समझ में आ गई, तो उतनी ज्यादा हमारे पास ईएमएफ हो। तो अब हमारे पास मैग्नेट को जब मैं दूर लेके गया, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ पैदा हुआ, ईएमएफ के नतीजे में करंट होगा। करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमें बताएगा लेंज़ लॉ। लेंज़ लॉ क्या कहता है कि इट अपोजेस द काज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। तो यहाँ पर काज क्या है, मैग्नेट का दूर जाना, उसे दूर जाने से रोकने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, साउथ पोल, और दूसरे एंड पर अब क्या होना चाहिए, नॉर्थ पोल। बात समझ में आई कि जब हमारे पास इस रिंग में करंट पैदा होकर यहाँ पर साउथ पोल पैदा होगा, तो तब हमारे पास ये मैग्नेट जो दूर जा रहा है, जो इस करंट के पैदा होने की वजह बन रहा है, ये उसको अपोज करेगा। बात समझ में आ गई। तो अब इस पे राइट हैंड रूल अप्लाई करें, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, कर्लिंग फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी अब हमारे पास यहाँ पर अगर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल है, तो फिर कर्लिंग फिंगर जैसे होंगी नीचे की तरफ, कर्लिंग फिंगर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, इट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट विल बी इन क्लॉकवाइज। बोलो भाई, समझ आ गई? यस सर। जी सर। चलें, अभी टाइम भी खत्म होने वाला है, लेकिन ये बताओ कि अगर मैं मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा तो ये जो हमारे पास साउथ पोल है मैग्नेट को रोकेगा, ऐसा है, होगा या नहीं होगा? सर होगा, अट्रैक्ट करेंगे सर इसका नॉर्थ और मतलब साउथ ये को। हुआ, इधर मेरी बात जरा समझना, कि अगर मैं मैग्नेट को पुश करूं तो वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगा, जितनी जितनी मैंने उसे एनर्जी दी थी, उस एनर्जी के बाद फौरन रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि ये मैग्नेट उसको, जो कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, वो उसको दूर जाने से रोक रही है, वो उसको रोक रही है। ठीक है, ये बात सही हो गई। तो अब इसका ये मतलब हो यस। गया कि मैं जब तक इस मैग्नेट को पुश करने में वर्क करता रहूंगा, एनर्जी लगाता रहूंगा, तो उसके नतीजे में हमारे पास दूसरी तरफ करंट यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती रहेगी। जब मैं एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना बंद कर दूंगा तो ये मैग्नेट खुद ब खुद मूव नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है यहाँ पर फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी पैदा नहीं होगी। तो मैं अपने हाथों से एक एनर्जी लगा रहा हूँ और दूसरी तरफ कॉइल के अंदर एक एनर्जी पैदा हो रही है। दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंज़ेस लॉ जो है, इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इस पे आप लोग जरा सोचिएगा, बुक से पढ़िएगा, मैंने समझा दिया, नहीं तो अगली बात हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोग मुझसे पूछिए। थैंक यू।